हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तमांश आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी विश्व इतिहास का सिलेबस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो बीपीएससी की विश्व इतिहास का जो सिलेबस है, आप बीपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही प्रभावशाली तथा शक्तिशाली साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त, ये जो विश्व की इतिहास बीपीएससी सिलेबस में 1500 से 1950 की गाथा को पढ़ना होता है। मोटा मोटी देखा जाए तो 400 साल की कहानी इसमें हमको स्टडी करनी होती है। दोस्त, 400 साल सुनकर आप इसे घबराइएगा मत। विश्व इतिहास में पहला टॉपिक भौगोलिक खोजे दोस्त पढ़ना है। सामंतवाद का पतन, पूंजीवाद का आरंभ, यूरोप में पुनर्जीवन और धर्म सुधार, नवीन निरंकुश राजतंत्र, राष्ट्र और राज उदय। भौगोलिक खोजे के अंतर्गत दोस्त आपको पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक क पश्चिमी यूरोप में वाणिज्य क्रांति, वाणिज्यवाद, इंग्लैंड में संसदीय संघों का विकास, 30 वर्षीय युद्ध, यूरोप के इतिहास में इसका प्रभाव व महत्व। किसका दोस्त? तो इंग्लैंड में संसदीय संघों का जो विकास हुआ था और यह विकास यूरोप के इतिहास में कितना बड़ा एक रोल प्ले किया। अगेन मित्रों, फ्रांस का प्रभुत्व, रिनेसेंस ऑफ रिफॉर्मेशन इन यूरोप। फ्रांस का प्रभुत्व, टोटल होल जो यूरोप था उस पे फ्रांस का क्या प्रभुत्व था। जैसे कि दोस्त आपको पता है, फर्स्ट WW 1914 से 1918 तक चला था। उसमें कैसे जर्मनी को फ्रांस तथा इंग्लैंड ने इतना सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया कि उसकी हालात का बैंक करप्ट हो गया। मीन्स यही फ्रांस का प्रभुत्व होल यूरोप में कैसे रहा। इसका ख ऑप्शन देखिए मेरे दोस्त, विश्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय एवं प्रबोधन। दोस्त, प्रबोधन का मतलब होता है उदय का युग, अमेरिका की क्रांति एवं इसका महत्व। दोस्त ध्यान दीजिएगा, विश्व युद्ध में या फिर उससे बिफोर अमेरिका की जो क्रांति हुआ था, संसार पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। यदि आपका ऑप्शनल बीपीएससी में हिस्ट्री है तो दोस्त आपको यह जान लेना है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और विश्व का इतिहास आपके लिए एक पैनेसिया साबित होगा। फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन का उदय 1789 से 1915। दोस्त, यहाँ पर जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में 10th की पहला चैप्टर में पढ़ना है। विश्व इतिहास में इसका महत्व किसका? तो नेपोलियन बोनापार्ट का। पश्चिमी यूरोप में उदारवाद तथा प्रजातंत्र का विकास कौन किया दोस्त? तो नेपोलियन। 1815 से 1914 औद्योगिक क्रांति का वैज्ञानिक तथा तकनीकी पृष्ठभूमि, यूरोप के औद्योगिक क्रांति की अवस्थाएं।
यानी यूरोप में जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी जो बैकग्राउंड क्या था, औद्योगिक क्रांति होने का क्या रीज़न था, क्यों हुआ था, आखिरकार हुआ तो इसका रीज़न क्या था, यही दोस्तों पढ़ना है। यूरोप में सामाजिक तथा श्रम आंदोलन, यूरोप में सामाजिक तथा श्रम आंदोलन। यूरोप में जो समाज सोशल हुआ करते थे वे लोग चाहते थे कि मेरा जो कंट्री नेशनलिज्म होना चाहिए, और उसमें जो लेबर मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। लेबर लोग चाहते थे कि मैं अपने जो भी एग्रीकल्चर करूँ खुद का करूँ, सेल्फ डिपेंड होकर करूँ। विशाल राष्ट्र राज्यों का दृढ़ीकरण, कहाँ तो यूरोप में। इटली का एकीकरण ध्यान में रखिएगा, बिस्मार्क साहब के द्वारा 1871 में किया गया था, और यही आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का एक रीजन निर्माण होता है। जर्मन साम्राज्यवाद का आबादीकरण मतलब पॉपुलाइजेशन। की आबादी कैसे होना चाहिए और कितनी होनी चाहिए। अमेरिका का विशाल युद्ध 19वीं और 20वीं शताब्दियों में एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद। अमेरिका का विशाल युद्ध आपको पढ़ना है। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में एशिया और यूरोप में उपनिवेशवाद मीन्स 19वीं और 20वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप में जो लोग हुआ करते थे यूरोप का, वह उपनिवेश कैसे कर रहे थे। कोलोनाइजेशन मीन्स वहाँ व्यापार या लोगों को गुलाम कैसे बना रहे थे। और साम्राज्यवाद का मतलब होता है वहाँ अपने जमीन को या अपने विस्तार को कैसे विस्तृत कर रहे थे। कहाँ तो एशिया में और अफ्रीका में। यही तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध के लेक्चर में समझाया है। चीन और पश्चिमी शक्तियाँ बोला जाए तो ब्रिटेन, इंग्लैंड वही हुआ, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों का नाम पश्चिमी शक्तियाँ के अंतर्गत आता है। जापान और उसके उदय का बड़ी शक्तियों के रूप में आधुनिकरण मॉडर्नाइजेशन मीन्स वहाँ का शासन पद्धति, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहाँ का इंडस्ट्रियल सिस्टम, वहाँ का वोटिंग सिस्टम में परिवर्तन आधुनिकरण कहलाता है। यूरोप शक्तियाँ तथा ओटोमन इम्पायर यूरोप शक्तियाँ तथा ओटोमन इम्पायर वहाँ की एक जगह थी। तो यूरोप में जो देखा जाए तो आधुनिकरण 1815 से 1914 के दशक होड़ मचा कर रखा था। और इसी के बीच में आपको इन्फॉर्मेशन होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, या इसी के बीच में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली बीपीएससी हिस्ट्री यदि लेते हैं तो उसमें यह सिलेबस आपको पढ़ना होता है। और मैं आपको बीपीएससी के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सिलेबस आपको मैं बता रहा हूं। युद्ध का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। पेरिस संधि 1919 इसी के द्वारा कहा जाता है। पेरिस शांति सम्मेलन के थ्रू या पेरिस शांति सम्मेलन में ही सेकेंड WW का जन्म कुंडली तैयार हो गया था। रूस की क्रांति
1917 रूस का आर्थिक व सामाजिक पुनर्निर्माण। 1917 में दोस्त आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में से रसिया ने अपने को अलग कर लिया था और वहाँ पर एक इकोनॉमिक और सोशल अगेन निर्माण हुआ था। इंडोनेशिया तथा चीन, दोस्त यह सब एशिया का कंट्री है। वह हिंद चीन में राष्ट्रवाद का आंदोलन हुआ। इंडोनेशिया तथा चीन और हिंद चीन में, मतलब इंडोनेशिया देश में, चाइना देश में, हिंद मतलब कि हिंद महासागर के इर्द गिर्द में जो भी देश हुआ करता था, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, ताइवान, ये सब देश अपने को एक राष्ट्रवाद घोषित करने में लगे हुए थे। चीन में साम्राज्यवाद का उदय। साम्राज्यवाद दोस्त अपने क्षेत्र को विस्तार करना, जैसा कि रिसेंटली में अभी देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच जो भी सीमा विवाद है, बॉर्डर विवाद है, यह साम्राज्यवाद का ही बहुत जीता जागता उदाहरण एग्जाम्पल है। और स्थापना, अरब संसार में जागृति, मिस्र में स्वाधीनता और सुधार हेतु संघर्ष। मीन्स ये जो चाइना था, देखा जाए तो समय समय पर छोटे छोटे देशों को सताते रहता है, उस पर अपना दादागिरी और अपना रहीसी दिखाते रहता है। मीन्स वह कहता है कि भाई यह मेरा जगह है। गलवान में जैसा कि मैंने देखा, कमाल अतातुर्क के अधीन आधुनिक टर्की का आविर्भाव। क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि टर्की के निर्माणकर्ता अगर देखा जाए कौन है, तो कमाल अतातुर्क, कमाल पाशा को ही अतातुर्क के नाम से जाना जाता है। अरब राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, अरब राष्ट्रवाद का उदय का सेंस यही है, अरब में लोग एकता और स्वतंत्रता की नारा बुलंद कर रहे थे, वही उदय। 1929 से 32 का विश्व वलरन। फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट का नया व्यवहार। यूरोप में सर्वसत्तावाद, इटली में मोहवाद, जर्मनी में नाजीवाद, जापान में सैन्यवाद। ये सब दोस्त तो आपको टॉपिक पढ़ना है। सेकेंड WW के उद्गम और रिजल्ट। दोस्तों, इस सिलेबस BPSC विश्व इतिहास में आपको सेकेंड WW के उद्गम एंड रिजल्ट को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह लेक्चर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्त इसे आप लाइक, सब्सक्राइब व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और समय समय पर वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उत्तमांश IAS चैनल पर मेरा बहुत सारा वीडियो BPSC या सिविल सर्विस के अनुसार बनाकर डाला गया है। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।